हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मेनली पढ़ेंगे, लेकिन मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लिख दिया ताकि आपको एक बार रिकैप कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लग रहा है तो वो सेम स्टेट में रहेगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर मोशन में है तो मोशन में उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा और उसका ना ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। जिस स्टेट में अगर 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में रहेगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो इनर्शिया वो टेंडेंसी का अपोज करता है। जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी यही मास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी जिस स्टेट में उसी स्टेट में या ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इवन डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो यहाँ पर अगर बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, तो उस पर सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बैलेंस फोर्सेस होना चाहिए। उसको हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी उस पर सारे फोर्सेस का सम क्या है, जीरो होगा, या रेस्ट में है तब भी उस पर सारे फोर्सेस का सम होगा, है ना। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया हमारा। और न्यूटन, अब इसमें जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम जो है पी से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि मास स्केलर है। तो यहाँ पर m इंटू वी हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, इसका केजी मीटर पर सेकेंड बोले, या न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका एक तरह से बोल सकते हैं इस पार्ट का कॉलिंग नेम न्यूटन, इसका कॉलिंग नेम न्यूटन हो जाएगा, और इंटू सेकेंड, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम अगर बोला जाए कि दो ट्रक है, एक टॉय ट्रक है और एक जो रियल ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो टॉय ट्रक है उसको सेम टाइम में अगर रोकना हो दोनों को, तो टॉय ट्रक को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं, कम फोर्स लगा के रोक सकते हैं, कम एफर्ट से रोक सकते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए, जो रियल ट्रक है उसको रोकने के लिए सेम टाइम में, अगर दोनों को सेम टाइम में रोका जाए तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका मास इंटू वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, या सीजीएस यूनिट डाइन सेकेंड हो जाएगा, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं सीजीएस यूनिट। हमें इसमें चेंज इन मोमेंटम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो होगा वही हमें फोर्स सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हम लोग चेंज इन मोमेंटम मैं बता देता हूँ। मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया। जैसे अगर किसी बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ईस्ट में, 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है ना, तो इसका मास 2 kg है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, है ना, 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 न्यूटन सेकेंड ईस्ट हो ईस्ट में। यहाँ डायरेक्शन भी ऐड किया हमने, है ना। तो हम लोग जनरली जो है डायरेक्शन के लिए या तो प्लस माइनस साइन, 1D मोशन होगा तो उसमें प्लस माइनस साइन से काम चल जाता है। अगर 1D मोशन में जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से, और मास है 4 kg है, और बाद में इसका वेलोसिटी हो गया सपोज इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमसे पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो चेंज इन मोमेंटम पी इनिशियल मोमेंटम
यहाँ पर हम लोग अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखने के बजाय हम लोग एक एक्सिस चूज कर लेंगे। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्सिस चूज कर लिया, तो इस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस साइन से हम लोग यहाँ डायरेक्शन को डिनोट कर लेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर जा रहा है तो प्लस एक्स, और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो माइनस एक्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो 4 × 20 = 80 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, प्लस 20 तो 80 + 80 न्यूटन सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा मास कितना है 4 kg एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 40 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, 40 न्यूटन सेकेंड, है ना। तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम है 40, इनिशियल मोमेंटम है 80, मीन्स -40 न्यूटन सेकेंड। -40 माइनस साइन क्या इंडिकेटर है? चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? और इस तरफ होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इधर होगा चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, ठीक है। और ग्राफिकली भी हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर के v स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ से टर्न हो गया इधर की तरफ, ऐसे यहाँ पर टर्न हो गया इधर की तरफ v स्पीड से ही टर्न हो गया, 90 डिग्री जा रहा था ईस्ट और नॉर्थ में टर्न हो गया। अब हमसे पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम बताओ, है ना। इसकी मास m मान लेता हूँ और इसका भी मास m, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? p इनिशियल जो होगा वो m × v i कैप हो जाएगा, और इसका मोमेंटम p फाइनल कितना हो जाएगा? p फाइनल m × v j कैप हो जाएगा। यहाँ पर j कैप अलॉन्ग y एक्सिस को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो p फाइनल माइनस डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल का वैल्यू कितना होगा? m × v j कैप माइनस इनिशियल ये है माइनस m × v i कैप, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं m × v। और मैग्नीट्यूड पूछा जाए, डेल्टा p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ वेक्टर साइन देना जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेल्टा p अगर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, तो m × v माइनस m × v का होल स्क्वायर प्लस m × v का होल स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ऐसे भी। अच्छा, ग्राफिकली करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इन फाइनल मोमेंटम किधर है? इधर की तरफ मान ले रहा हूँ इसको p, है ना, और इनिशियल मोमेंटम है इधर की तरफ, ये p इनिशियल इधर की तरफ है। तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके मोमेंटम को चेंज कर देते हैं, मोमेंटम को डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ये -p हो जाएगा, ये -p हो गया। और वेक्टोरियल हेड को टेल के ऊपर रख दो, है ना, और ऐड कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा पाइथागोरम से √p² + p² √2p हो जाएगा, √2p। ये वेक्टोरियल और p का वैल्यू mv के इक्वल है, तो ये हो जाएगा √2mv। यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो √2mv ही आएगा मैग्नीट्यूड। तो ऐसे भी ये ग्राफिकली हो गया और ये हमारा मैथमेटिकली हो गया। तो दोनों तरीके से हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये जनरली बहुत सारे बुक में दिया रहता है ऐसे कि अगर यहाँ पर एक वॉल है और एक बॉल यहाँ से जा रहा है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से, या u स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से, इसका मास m है ना। टकराने इससे बॉल जो है टकराता है, यहाँ से बॉल ऐसे टकराने के बाद सेम स्पीड से रिबाउंड होता है, इलास्टिकली कोलाइड होता है। तो स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ सेपरेशन दोनों इक्वल होंगे। इलास्टिक कोलिजन होता है तो जितना स्पीड से आया उतना ही स्पीड से टकरा के जाएगा, क्योंकि वॉल तो मूव करने वाला नहीं। तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये u स्पीड से जाएगा और इसका मास m होगा। तो जनरली बच्चे जो है इसको m × इसको जो है आंसर में डायरेक्ट बोल देते हैं कि 0 मोमेंट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये 0 नहीं होगा। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लिए
तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो m इंटू प्लस यू, और इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या होगा, v का वैल्यू किसके इक्वल है, v का वैल्यू जो है माइनस यू के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अगर सपोज u जो है 20 मीटर पर सेकेंड होता, तो यहाँ पर v का वैल्यू आप -20 मीटर पर सेकेंड लेते, क्योंकि इस समय बॉल किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और निगेटिव एक्सेस वो माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, माइनस आई कैप लिखते हैं, आई कैप को हटा देते हैं, प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस m इंटू यू हो जाएगा, माइनस m इंटू यू। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है माइनस m इंटू यू, और इन माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, अच्छा चेंज इन मोमेंटम यहाँ निकाल लेता हूँ, वेट अ मिनट, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये होगा। p फाइनल जो है वो माइनस m इंटू यू है, और इस फार्मूला का माइनस, और इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू यू, तो ये हो गया -2m, -2m। ये माइनस साइन बता रहा है कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस है, इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, माइनस साइन है, माइनस है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2mu हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2mu के इक्वल हो जाएगा, 2mu, है ना। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते। इसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, अगर जैसे एक वाल है, ये वाल है, और इससे एक बॉल आके ऐसे टकरा गया, ऐसे किसी एंगल पर आके टकरा गया, ठीक है, ऐसे किसी एंगल से आ रहा और ऐसे टकरा गया, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। और कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, ऐसे मान लो इस ऐसे वेलोसिटी पे समथिंग 37 डिग्री एंगल पर आ रहा है ना, ऐसे वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ भी एंगल दे देगा 37 डिग्री, और इसका m दे देगा, v दे देगा, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, मास 2 kg है। बताओ कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इससे टकराएगा, ऐसे आके इससे टकराएगा इलास्टिकली, और बताओ कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ऐसा पूछ देगा हमसे। तो ये टकराने के बाद जो है इलास्टिक कोलिजन होगा, तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पर डायरेक्टली इस पर एक फोर्स इधर से वॉल लगाएगा, तो इसका मोमेंटम चेंज जो होगा इसी डायरेक्शन में, मतलब टकराने के बाद उतना ही स्पीड से जाएगा, यहाँ पर उतना ही स्पीड से इधर की तरफ आएगा। एक्चुअली वेट अ मिनट, यहाँ पर सेम साइज का बॉल बना, यहाँ पर ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, इसी लाइन। तो अगर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उस सेम एंगल पर जाएगा, ऐसे टकराने के बाद जितना एंगल पर इंसिडेंट हो, लाइट की तरह जितना एंगल पर इंसिडेंट हो उतना ही एंगल पर जाएगा, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसमें भी हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। हम लोग इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम 37 डिग्री पर आया, तो ये एंगल जो है 37 होगा, तो ये भी 37 होगा, तो ये भी इसका ये भी एंगल 37 ही होगा। इस तरह से इनिशियल मोमेंटम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं मास इंटू मास 2 kg है, इंटू इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक 10 cos, एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा इसका 10 cos 37, और एक हो जाएगा 10 sin 37। तो इसको आप लिख सकते हो m इंटू 10 cos 37 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 10 cos 37, 10 इंटू cos 37 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर इधर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, 8 आई कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 3/5 sin 37 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो -6 जे कैप, तो 8 आई कैप, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये हो जाएगा -6 जे कैप, ये इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, 10 से जा रहा है तो 10 cos 37 8 आई कैप हो जाएगा, और 10 sin 37 6 जे कैप, ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे, तो -6 जे कैप हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो यहाँ पर पी फाइनल आप लिखोगे
पी फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू 8 आई कैप माइनस आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस 8 आई कैप और माइनस 6 जे कैप, माइनस 6 जे कैप। अब ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप आसानी से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विल बी 16 2 माइनस 16 आई कैप पी फाइनल माइनस 12 जे कैप और माइनस ये पूरा ये चीज़ पूरा माइनस ये करेंगे, फार्मूला का माइनस है ये माइनस, तो ये पूरे चीज़ के साथ, ये पूरे इनिशियल मोमेंटम के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 16 आई कैप और प्लस 12 जे कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 32 आई कैप। अब माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो चेंज इन मोमेंटम निगेटिव डायरेक्शन में। अगर वाल मैं इधर बनाता तो पॉजिटिव आता है ना, अगर राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन मानते तो, है ना। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन पर हमारा डिपेंड करेगा कि प्लस माइनस किधर आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता तो प्लस आता और राइट साइड मान लिया तो माइनस आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे कि एक बॉडी प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकंड से, बताओ कि 4 सेकंड के बाद उसका मोमेंटम क्या हो गया, 3 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा। तो आप आसानी से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डाला था, एक मिनट, यहाँ पर देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर अगर देखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो होगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो होगा, बाहर से जो फोर्स लग रहा है उस सिस्टम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी इज रेट ऑफ चेंज है, यहाँ स्मॉल डी जो है वो चेंज को डिनोट कर रहा है, वहाँ डेल्टा यूज करते थे, वो एवरेज होता है। यहाँ पर स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं। तो एफ जो होगा यहाँ पर डायरेक्टली ये एफ इज इक्वल टू के इंटू डी पी बाई डी टी। तो जब ऐसा यूनिट में जब ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है तो वो आ जाता है एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 हो जाता है, डी पी बाई डी टी हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। अब हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी। तो अगर इसको डिफरेंशियल लिखे, डिफरेंशिएट करें इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस भी इंटू डी एम बाई डी टी। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जैसे अगर रॉकेट है स्टूडेंट्स, रॉकेट से हमारा मास ऐसे इजेक्ट होते रहता है, ये हमेशा मास इससे निकलते रहता है, ऐसे मास आता बाहर निकलता रहता है। तो इसका रॉकेट का मास तो फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, इस रॉकेट का मास फिक्स नहीं है, तो आप वहाँ मास भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर आप डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव लगाते हैं हम लोग, रॉकेट से कितना स्पीड से फ्यूल बाहर आ रहा है। या आप जैसे टैंक है, टैंकर जो होता है वाटर टैंकर, पीछे से उसका आपने खोल दिया, वो पानी गिर रहा है उससे, तो उस पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। ठीक है, अगर मास उससे बाहर निकल रहा है, वो मास ट्रक का कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो घट रहा है, मास ट्रक का घट रहा है, इसलिए उस पर एक फोर्स लगेगा, हम लोग उसको थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो है वेरिएबल मास सिस्टम होगा, जब जैसे रॉकेट हो गया या ट्रक में से खोल दिया, कुछ बाहर गिर रहा है पीछे की तरफ, है ना, ट्रक पर कुछ लोडेड है और उसको पीछे से खोल दिया जिससे गिरने लगा, फिर तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा। या आप जो है रॉकेट हो गया या जो टैंकर वाटर टैंकर होता है वो भी देख सकते हैं कि खोल देंगे तो वाटर उससे बाहर आता रहेगा। या आपने देखा होगा कि कोई ऊपर से कोई हिप से अगर मान लो सैंड भर रहा है ऊपर में और ट्रक भी चल रहा है, या जब देखते हो बहुत सारे रोड के साइड मिट्टी उठा के ट्रक पर डालते रहता है और ट्रक चलता भी रहता है, तो उस पर उसका इफेक्ट आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर फ़र्क पड़ता है उसके फोर्स पर। तो यहाँ पर ये तब एफ ये टर्म नेगलेक्ट हो जाता है हमारे जो केस है न्यूटन फर्स्ट लॉ में। इनिशियली जो हम लोग
वेरिएबल मास सिस्टम नहीं लेते हैं, मास कांस्टेंट मास सिस्टम लेते हैं। तो यहाँ पर F इज इक्व टू एम इंटू डी वी बाई डी टी में ये टर्म तो जीरो हो जाएगा अगर मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, देन और इक्वेशन है इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू F इक्व टू एम। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी एफ इक्व टू एम, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, f को तो हम लोग इस तरह से f ऑफ x आई कैप प्लस f ऑफ y j कैप प्लस f ऑफ z k कैप, और इधर एक्सेलरेशन को भी ये x आई एक बाई z कैप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो टेबल पर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, है ना, ऑब्जेक्ट इधर लग रहा है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा है, मान लो x एक्सिस में इधर, y एक्सिस में 2 न्यूटन लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन जो है इसका कितना होगा आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो। आप इसके डायरेक्शन को मान लो ax और इस डायरेक्शन को मान लो ay, इस डायरेक्शन को ay, और दोनों को इंडिपेंडेंटली आप सॉल्व कर सकते हो। x एक्सिस के अलॉन्ग कंपेयर कर लो, यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग आप लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्व टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस, फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस, नेट फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस इज इक्व टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस। सिमिलरली f ऑफ y इज इक्व टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस आप लिख सकते हो, f ऑफ y इज इक्व टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y। उसी तरह से f ऑफ z इज इक्व टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग z एक्सिस। आप ये अलग इंडिपेंडेंटली हर डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। अगर x डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स पता है तो उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन की x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f इज इक्व टू आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इज इक्व टू, इसको आप लगा दो, तो यहाँ पर 5 कितना है, 5 इज इक्व टू मास मान लो 1 kg है इसका, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा ax, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस हो जाएगा 5 आई कैप, मतलब अलॉन्ग x एक्सिस। और y एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, तो 2 न्यूटन इज इक्व टू हो जाएगा मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, तो y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2j कैप। तो इस तरह से अगर मास कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 ले लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, x का एक्सेलरेशन आप लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 2j कैप। इस तरह से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। अगर कोई नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछे, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका i का कोफिशिएंट 5 स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर करके आप निकालोगे, अंडर रूट जो भी होगा 425 तो अंडर रूट 29 हो जाएगा। ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है, ये नेट एक्सेलरेशन है ना। और डायरेक्शन भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन हमारा 5 है और इस डायरेक्शन में कितना है 2 है, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन का, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन तो आप वेक्टर में आप जानते हो कैसे निकालना, अल्फा इज इक्व टू tan अल्फा इज इक्व टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 2 होगा डिवाइड बाई बेस 5, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्व टू tan इनवर्स 2/5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हम लोग का कि अगर F इक्व टू एम ए लगा दिया तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इक्विलिब्रियम में होने का, इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को पॉइंट ऑब्जेक्टिव मान के चल रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर जैसे मान लो आप एक ड्रम को अपने टर्निंग इफेक्ट पढ़ रखा होगा, अगर मान लो इस पर फोर्स F लग रहा है इस डायरेक्शन में और इधर भी फोर्स F लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, तो दोनों तो बैलेंस है। इस पर नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस क्या होगा, नेट फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस प्लस F माइनस F इज इक्व टू 0 हो जाएगा। नेट फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो प्लस F हो जाएगा, ये नेगेटिव फोर्स है तो माइनस F, 0 हो गया, नेट फोर्स 0 है। लेकिन ये देखो इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये घुमा रहा है इसको, है ना।
तो यहाँ पर इसका टर्निंग इफेक्ट का फार्मूला बताया जाता है आर परपेंडिकुलर। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग घुमा रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट बाद में इसको टॉर्क भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ही बता दे रहा हूँ। टॉर्क जो होगा परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ही परपेंडिकुलर हो गया इसका रेडियस, तो इसका टर्निंग इफेक्ट आर इंटू एफ हो जाएगा। किस सेंस में है? तो क्लॉकवाइज। इसका भी सेंस क्या है? क्लॉकवाइज ही है। इसका भी दोनों का टर्निंग इफेक्ट आर एफ है और दोनों सेम डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, है ना, एक डायरेक्शन में अगर होते, तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जो होता वो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो जीरो नहीं होता, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है ऐसे मूव कर रहा है ना, और आप ऐसे भी फोर्स लगा रहे हो इधर से और इधर से, दोनों फोर्स है, तो ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर सेम डिस्टेंस पर लगा रहे हैं यहाँ से सेम फोर्स, तो इसको इधर से बैलेंस कर देगा, इधर से इसको बैलेंस कर देगा। तो अगर नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क अगर जीरो है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे हमसे एक बॉडी है, अच्छा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा करा देता हूँ बेसिक एफ इक्वल टू एम ए पर, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाना प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पर एक तो नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, और मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स आप m लगा रहे हो, फोर्स f लगा रहे हैं इस पर, और इसका एक्सेलरेशन a है मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन में a मान लो, मास m है। तो यहाँ पर आप f इक्वस टू एम ए तो लगा सकते हो, f इक्वस टू एम ए लगा सकते हो दोनों डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में मैंने ax मान लिया, और इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो है ay। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। आप इंडिपेंडेंटली लगा सकते हो, क्योंकि वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में कोई इफेक्ट उसके नहीं डालेगा, उसके वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए एक्स, तो एक्स ए एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एम हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, या जो भी है इस डायरेक्शन डाल सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये वाई में जीरो है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? एफ ऑफ वाई सिग्मा एफ ऑफ वाई सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू n माइनस एम जी नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी के इक्वल हो जाएगा, n एम जी के इक्वल हो जाएगा अगर नेट फोर्स इस पर जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जिस अगर रेस्ट में है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ही, और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा है तब भी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स इक्वल होता है। जैसे आप बाइक चला रहे होते हो तो एक ऐसा टाइम होता है कि आप एक्सेलरेटर पर हाथ रखे रहते हो फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि आगे का फोर्स जो फॉरवर्डिंग फोर्स है और बैकवर्ड फोर्स जो है दोनों बैलेंस हो जाता है, इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है लेकिन वो फोर्सेस बैलेंस हो गए। हमारे शरीर हम कोई भी बॉडी पर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा होता है, नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहता है, लेकिन उस डायरेक्शन में फोर्स जो है बैलेंस रहता है, इसलिए उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा। ओके, अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे हमारा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि यहाँ पर एक वाल है, वेट अ मिनट, इसका हाँ ये वाल है, ये वाल से हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, एक और वाल यहाँ बना देता हूँ, स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ब्लॉक कनेक्ट कर दो। ओके, वेट अ मिनट, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन आता है
है ना। अब ये एंगल कुछ दिया रहेगा, जैसे 37 डिग्री ही दे दिया, 37 डिग्री हो गया, और इसका मास दे देगा m। अब पूछ देगा कि बताओ कि रोप में टेंशन कितना होगा, इसमें टेंशन बताओ, और इस रोप में टेंशन बताओ, और इस रोप में टेंशन। तो यहाँ पर हमने बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है। तो यहाँ पर इसका टेंशन अगर टी मान लेता हूँ तो mg के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इधर mg लगेगा और ऊपर में यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टी ऊपर लगेगा, तो टी mg के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, जीरो, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, तो बॉडी हर डायरेक्शन में फोर्स का सम क्या होगा, जीरो होगा एक्स एक्सिस। और इसका फ्री बॉडी, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम लोग को एक तो mg नीचे की तरफ लगेगा, टी लगेगा, टी इज इक्वल टू mg के इक्वल हो जाएगा, टी इक्वल टू mg हो जाएगा। और एक इधर टेंशन लगेगा, रोप चेंज हो गया, देखो बीच में नॉट आ गया तो टेंशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नॉट आ गया तो टेंशन चेंज हो जाएगा, इधर टेंशन अलग होगा, तो इधर टेंशन टी लगेगा, और इधर एक फोर्स और लगेगा इधर के तरफ एट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री, ये अलग टेंशन है, तो इसको हम लोग T2 मान लेते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स सम ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। आप कन्वीनियंटली जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस मानना चाहते हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी, आपको जिस डायरेक्शन में आसान लग रहा है कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना आसान है और हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आसानी से लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो, किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे टेंशन के, अगर ब्रेक करें इसको तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 37, और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा T2 sin 37, T2 sin 37। अब इसका काम इसी के बदले में, इस फोर्स के बदले में हमने दो फोर्स लिख लिया, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया, ये किसी काम का रहा नहीं, इसके बदले में ही लिखा है, आप उसको अब नेगलेक्ट कर। तो इधर अब देखें तो फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो T2 sin 37 शुड बी इक्वल टू mg। यहाँ से T2 का वैल्यू आ गया mg बाई साइन 37, और साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो 3/5 5 ऊपर चला जाएगा, 5 mg/3 हो जाएगा, 5 mg/3 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो T2 का वैल्यू, और T1 का वैल्यू हम लोग फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगा देते हैं, सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हो जाएगा T2 cos 37, T2 cos 37 शुड बी इक्वल टू T1। अब यहाँ पर T2 का T2 पता है, T1 नहीं पता, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 कितना है 5 mg/3, ये mg गिवन रहेगा, इंटू cos 37 4/5 होता है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 mg/3 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों को इस पर बेस्ड, आपको हमसे ऐसा एक स्फीयर बना देगा, ऐसे स्फीयर बना देगा, यहाँ पर स्फीयर बना दिया, और ऐसे वाल भी बनाना पड़ेगा एक्चुअली में, वेट अ मिनट, एक वाल भी बना देता है ना। और यहाँ से स्ट्रिंग से मान लो कनेक्टेड है, ऐसे स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड, ये वाल है, मान लो ये वाल है। तो यहाँ पर हमसे पूछ देगा कि टेंशन बताओ कितना होगा इस रोप में, टेंशन बताओ कितना होगा, और एंगल दे दिया रहेगा, ये ऐसे बोल देगा कि ये रेडियस, कभी कभी रेडियस दे देगा, ये 3 है, ये 3 है, और ये रोप का लेंथ 5 है, बताओ कि टेंशन क्या होगा इस रोप में, और मास इसका m है, मास m है, वो गिवन रहेगा 5 kg 10 kg कुछ भी, और हमसे पूछ देगा कि बताओ कि इसमें टेंशन कितना हो। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, जो मैंने लेक्चर क्लास में आपको बता दिया हो कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। एक तो mg लगेगा, और इधर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, टेंशन T लगेगा, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ टेंशन T लगेगा, और ये एक वाल जो है इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इधर ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो इसको मैं अलग थोड़ा सा, इसको ड्राइंग को अलग कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। यहाँ पर ये नॉर्मल जो है इसको तो शिफ्ट कर ही सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और इधर लग रहा है mg, और एक लग रहा है इधर से टेंशन, ऐसे टेंशन लग रहा है, ऐसे टेंशन T लग रहा है, कितना एंगल पर। तो ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये 3 है
ये हाइट 3 है और ये 5 है, तो ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, tan थीटा इज इक्वस टू, नहीं tan साइन थीटा लगाते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नोन है, साइन थीटा इज इक्वस टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वस टू 3/5। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3/5 कब होता है, 37 डिग्री पर होता है। थीटा का वैल्यू 3/5 हो गया तो 37 डिग्री हो, तो ये एंगल 37 डिग्री हो गया। अब इसको कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक तो हो जाएगा ये t cos 37 और ये एक हो जाएगा इधर की तरफ t sin 37 और इसको हम लोग इसको हटा सकते हैं, तो यहाँ पर t sin 37 t फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो ये सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0। तो ऊपर के जो फोर्स है, ऊपर में जो फोर्स है और नीचे में जो फोर्स है दोनों इक्वल होना चाहिए। t sin 37 शुड बी इक्वल्स टू mg एंड फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस शुड बी आल्सो बैलेंस्ड, t cos 37 इज इक्वल्स टू n। तो आप इससे t का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से तो t का वैल्यू निकल जाएगा, t इज इक्वल्स टू mg बाई साइन 37 का वैल्यू 3/5 है, तो mg इंटू 3/5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 3, और यहाँ से आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे t का, इसमें ले आके t का वैल्यू पुट कर दोगे तो हमें नॉर्मल भी मिल जाएगा, नॉर्मल फोर्स भी अगर पूछता है तो वो भी निकल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं mg 5mg/3 इंटू cos 37 4/5 इज इक्वल्स टू n। तो ऐसे नॉर्मल का वैल्यू निकल जाएगा 5 से 5 4mg, यहाँ पर नॉर्मल 4mg/3 हो। अब ये मत सोचना कि सर दोनों ही मैच हो गया, वो कोइंसिडेंस है कि मैच हो गया ऐसे, है ना। तो इस तरह से आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने F=ma पर क्वेश्चन नहीं किया, अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पर अभी इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं इंसर्ट करके रखूंगा और कराऊंगा। उसके बाद F=ma पर हम लोग उस पर न्यूटन सेकेंड लॉ पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। सारे उसके बाद जो भी पार्ट्स है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।